कई दिनों से आप सभी का मैसेज आ रहा था कि यूपी पीसीएस की जो सिलेबस है या उसका जो पाठ्यक्रम है उसको डिस्कस की जाए। तो प्रारंभिक परीक्षा ये जनरल स्टडीज पेपर 2 जिसे सीसैट भी कहते हैं, तो इसमें सामान्य हिंदी के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए जाने वाले जो विषय है इसकी चर्चा करेंगे हम लोग इस वीडियो में आज। और साथ ही क्या देखेंगे कि जितने भी टॉपिक दिए गए हैं उस टॉपिक को भी समझते चलेंगे। तो चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं नेहा भारद्वाज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले देखेंगे कि सिलेबस में क्या दिया गया है। तो प्रारंभिक परीक्षा पाठ्यक्रम में हिंदी वर्णमाला दिया गया है। तो हिंदी वर्णमाला इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ते हैं, तो वर्ण विचार किसे कहते हैं, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले समझेंगे कि वर्ण किसे कहेंगे। तो वर्ण क्या है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। अ, ई, क, ख ये सब क्या है, ये सब वर्ण है। और प्रत्येक वर्ण की अपनी लिपि होती है। लिपि को वर्ण संकेत भी कहते हैं। हिंदी में 52 यानी 52 वर्ण होते हैं। तो वर्णमाला किसे कहेंगे कि वर्णों के व्यवस्थित समूह या समुदाय को वर्णमाला कहेंगे। तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की गणना जो है 2 आधारों पर की जाती है। तो पहला देखेंगे उच्चारण के आधार पर, यानी 45 वर्णों की संख्या है जिसमें 10 स्वर है, 35 व्यंजन है। लेखन के आधार पर 52 है जिसमें कि देखते हैं 13 स्वर, 35 व्यंजन और 4 जो है वो संयुक्त व्यंजन है। इसी प्रकार क्या देखेंगे कि हिंदी वर्णमाला के 2 प्रकार होते हैं जो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो स्वर तो हम सभी जानते हैं, अ, आ, ई, उ, है ना। कुल ये 10 हैं और 3 जो है री, अंग और आहा, इसको मिलाकर के ये कुल 13 होते हैं। तो इसके बाद देखेंगे व्यंजन। तो क वर्ग, च वर्ग, क ख ग घ अंग, च छ ज झ ञ सब एक ही वर्ग के हैं, ठीक है। तो इसमें क्या देखेंगे कि र और ढ, ठीक है, ये दोनों जो है ये द्विगुण व्यंजन है, इसको याद रखिएगा। फिर इसके बाद त वर्ग, त थ द ध न, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन किसको कहेंगे, अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व इसको बोलेंगे। जितने भी श है उसको ऊष्म व्यंजन कहते हैं, श, श, स और ह। फिर संयुक्त व्यंजन किसको कहते हैं, अक्ष, त्र, ज्ञ, स्र। ये किस प्रकार बने हुए हैं इसमें इसको डिटेल से जानते हैं वर्णमाला में, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि इसी प्रकार देखेंगे हम लोग कि स्वर वर्ग जो है, स्वरों का वर्गीकरण जो है वो किस प्रकार से हुआ है। तो मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर, मुख द्वार के खुलने के आधार पर, जीभ के प्रयोग के आधार पर, साथ ही देखते हैं हवा जो है वो नाक और मुंह से निकलने के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर, घोषत्व के आधार पर जो है इसका वर्गीकरण किस प्रकार से हुआ है, इसमें इसको डिटेल से पढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग इसमें देखेंगे व्यंजन में। व्यंजन में क्या देखते हैं कि प्रयत्न स्थान या उच्चारण के आधार पर। तो कंठ व्यंजन, तालव्य व्यंजन जो है, कंठ से कौन कौन से वर्ण का उच्चारण किया जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद देखेंगे दंतोष्ठ व्यंजन, ओष्ठ व्यंजन क्या क्या है। फिर देखते हैं इसमें कि प्रयत्न विधि के आधार पर, तो इसमें देखते हैं तो स्पर्श व्यंजन, फिर नासिक के व्यंजन जो है ये सबको इसमें पढ़ते हैं। फिर प्राणत्व के आधार पर क्या देखते हैं, अल्प प्राण व्यंजन, महाप्राण व्यंजन किसे कहते हैं। अल्प प्राण का क्या मतलब हुआ, अल्प प्राण का क्या अर्थ हुआ कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से जो है वो कम हवा निकले उसे अल्प प्राण व्यंजन कहेंगे। इसमें कौन कौन सा आएगा, क, ग, मतलब इसको समझिए कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां व्यंजन जो है उसको अल्प प्राण व्यंजन कहेंगे। महाप्राण जब हम अल्प प्राण में बात कर ही चुके हैं कि पहला, तीसरा और 5वां, तो महाप्राण में कौन सा बच गया, दूसरा और चौथा बच गया। यानी जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले उसे महाप्राण व्यंजन कहेंगे। इसी प्रकार क्या समझेंगे, घोषत्व के आधार पर अघोष व्यंजन, सघोष व्यंजन, ठीक है। फिर द्वित व्यंजन किसे कहते हैं, तो जैसे बच्चा लिखते हैं तो सच्चा लिखते हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, ये सब द्वित व्यंजन है। इसमें एक ही व्यंजन वर्ण को 2 बार प्रयोग किया जा रहा है, उसको द्वित व्यंजन कहेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद देखेंगे हम लोग उच्चारण की दृष्टि से ध्वनि, तो संयुक्त ध्वनि कौन कौन से है, युग्मक ध्वनि कौन कौन से है, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, कुछ आगत ध्वनियां जो है उसको भी डिटेल से पढ़ते हैं। इसमें अंग्रेजी भाषा की कुछ आगत ध्वनियां हैं, जैसे डॉक्टर, है ना, अ का उच्चारण करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अर्धचंद्राकार बोलते हैं, ठीक है। तो इसको जानते हैं। फिर अरबी फारसी के नुक्ते नुक्ते जो है उसको भी समझेंगे। अ के नीचे डॉट लगाते हैं, ज के नीचे डॉट लगा के क्या बोलते हैं, ज और ज बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको नुक्ता बोलते हैं। ये सब अरबी फारसी के नुक्ते हैं ये सब। तो ये सब वर्णमाला के अंतर्गत ही इसको विस्तार से पढ़ा,
जाता है। ठीक है, इसके बाद आपके सिलेबस में क्या दिया गया है, विराम चिन्ह यानी पंक्चुएशन। तो विराम चिन्ह की परिभाषा क्या है या इसका प्रयोग क्यों करते हैं। तो विराम का क्या शाब्दिक अर्थ हुआ, रुकना या ठहरना। तो वाक्यों को लिखते समय उसमें विराम या ठहराव को जिन चिन्हों के द्वारा प्रकट किया जाता है उसको विराम चिन्ह या पंक्चुएशन कहते हैं। जैसे कि एक उदाहरण से समझ सकते हैं इसको कि गाड़ी रोको मत, कॉमा जाने दो। ठीक है, दूसरा क्या है कि गाड़ी रोको, कॉमा मत जाने दो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे देखते हैं कि इन वाक्यों के अर्थों में परिवर्तन हो गया। कैसे कि अगर पहला वाक्य को हम देखते हैं तो उसमें क्या बोल रहा है कि रोको मत के बाद अल्प विराम लगाया गया है। तो अल्प विराम लगाया गया, इसे क्या क्या कहा जा रहा है कि इसे नहीं रुकने के लिए कहा जा रहा है। दूसरे वाक्य में क्या है, रोको के बाद अल्प विराम लगाया गया है, यानी कि प्रथम वाक्य के विपरीत हो गया ये कि यहाँ पर गाड़ी को रुकने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर क्या हो गया है कि अर्थ का परिवर्तन किस प्रकार से होता है उसको हम लोग देखते हैं। इसीलिए यहाँ पर विराम चिन्हों के विषय में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे कि विराम चिन्ह को कहाँ और क्यों और किस प्रकार से सही रूप से लगाया जाता है। तो कितने प्रकार के विराम चिन्ह होते हैं ये हम जानेंगे। जैसे हम शुरू से कुछ जानते हैं, जैसे कुछ पूर्ण विराम, अर्ध विराम जानते हैं, है ना, अल्प विराम चिन्ह है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, विस्मयादिबोधक चिन्ह। इसके बाद देखते हैं उद्धरण चिन्ह भी है, इन्वर्टेड कॉमा वाले चिन्ह जो होते हैं। फिर निर्देशक चिन्ह है, रेखा चित्र, फिर विवरण चिन्ह, पूर्ण विराम चिन्ह, योजक विराम चिन्ह, कोष्टक, ये सब जो है। इसके बाद फिर हम इसमें देखते हैं समानता सूचक चिन्ह है इसमें, फिर तारक चिन्ह, त्रुटि बोधक चिन्ह। ये सब जो जितने विराम चिन्ह है ये सब कहाँ और किस प्रकार से लगाए जाते हैं, इसको विराम चिन्ह के अंतर्गत इसको हम लोग पढ़ते हैं। इसके बाद दिया गया है शब्द रचना। तो शब्द रचना में क्या देखेंगे हम लोग कि शब्द को समझेंगे कि शब्द क्या है। तो शब्द भाषा की प्राणवायु होते हैं। शब्दों की रचना ध्वनि और अर्थ के मेल से होती है। सार्थक शब्दों के मेल से ही वाक्यों का निर्माण होता है। तो शब्द भेद का क्या अर्थ हुआ कि ऐसी स्वतंत्र और सार्थक ध्वनि जिसका निर्माण एक या अधिक वर्णों से हुआ हो शब्द कहलाती है। ये तो हम जानते हैं। तो प्रयोग के आधार पर शब्दों की भिन्न भिन्न जातियां होती है जिसे शब्द भेद कहा जाता है। मुख्य रूप से देखते हैं तो सार्थक और निरर्थक ये शब्दों के आधार पर ये आधार बतलाते हैं। सार्थक शब्दों में दो शब्दों का अर्थ है, सौ प्लस अर्थक। क्या इसका अर्थ हुआ, अर्थ सहित हुआ इसका। सार्थक शब्द में शब्द के अंदर ही इसका अर्थ निहित होता है। निरर्थक शब्द जो है इसमें निह जोड़ अर्थक इससे मिलकर बना हुआ है। अर्थ क्या हुआ, बिना अर्थ के हुआ। ठीक है, तो हिंदी शब्दों के वर्गीकरण को हम लोग देखेंगे किस प्रकार बांटेंगे। तो इसमें शब्द भेद में देखेंगे सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। तो निरर्थक शब्द में तो कोई भी भेद नहीं है, लेकिन सार्थक शब्द में देखते हैं कौन कौन से भेद हैं इसको देखेंगे। तो सार्थक में देखते हैं उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर। ठीक है, फिर रचना या बनावट के आधार पर देखते हैं तो रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है, इसके बाद देखेंगे अर्थ के आधार पर एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विपरीतार्थक शब्द जो है। फिर प्रयोग या रूप के आधार पर इसमें विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द में हम किसे कहते हैं हम लोग विकारी शब्द, तो जिन शब्दों का लिंग, वचन और कारक के आधार पर रूप परिवर्तन हो जाए उसे विकारी शब्द कहेंगे। जैसे मैं से मुझे हो जाएगा, अच्छा से अच्छे हो जाएगा। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या पढ़ते हैं हम लोग, तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया ये सब पढ़ते हैं। फिर इसी प्रकार देखेंगे अविकारी शब्द, तो जिन शब्दों में लिंग, वचन और कारक के आधार पर रूप परिवर्तन नहीं होता हो, जो सदैव एक जैसे रहते हों, उसे अविकारी या अव्यय शब्द कहते हैं। ये शब्द अपने मूल रूप में ही प्रयोग होते हैं, जैसे आज, अब, कौन, यहाँ, किसने, ये सब। ठीक है, इसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, तो क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। ठीक है, या इसको बोलते हैं विस्मय बोधक भी। ठीक है, इस प्रकार शब्द रचना के अंतर्गत उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर जो रचना हुई है। तत्सम शब्द संस्कृत के जो शब्द होते हैं जो के त्यों ही प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तद्भव शब्द जो संस्कृत से हिंदी में परिवर्तन किए गए हैं उसको तद्भव शब्द कहते हैं। फिर देशज, जैसे देश प्लस जो देश से जन्मा हुआ शब्द हो, जैसे डिबिया, खिड़की, खिचड़ी। ठीक है, ये सब क्या शब्द हो गए, ये सब जिसका अर्थ क्या हो, तो ये देशज शब्द कहलाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग देखेंगे विदेशज शब्द,
इसमें क्या देखते हैं, विदेश से जो जन्मा हुआ हो। फिर इसमें देखेंगे हैं, इसमें कुछ कुछ शब्द है जैसे डॉक्टर, ठीक है। फिर इसमें देखेंगे हम लोग क्रिकेट, ऑर्डर, ये सब विदेशी शब्द हैं। फिर मुस्लिम शासन के प्रभाव में आए शब्द जैसे अरबी, फारसी, उर्दू भाषा के शब्द हैं। यूरोपीय कंपनी के आगमन के साथ ब्रिटिश शासन के प्रभाव में आए शब्द जैसे हैं अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। इसमें जैसे जितने सारे शब्द आए गए हैं उसको उसमें पढ़ते हैं हम लोग। फिर संकर शब्द का क्या अर्थ हुआ? संकर का मतलब हुआ जैसे एक शब्द है कि रेल प्लस गाड़ी, रेलगाड़ी हुआ, तो इसमें रेल जो है वो अंग्रेजी शब्द है और गाड़ी क्या है, ये हिंदी शब्द है। दोनों मिलाकर क्या हो गया, तो रेलगाड़ी। तो अंग्रेजी प्लस हिंदी, इसको जहां पर वे शब्द जो दो भिन्न भाषाओं के शब्दों को मिलाकर के बनाई गई हो उसे संकर शब्द कहेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे बनावट के आधार पर देखते हैं कौन कौन से रूट शब्द है। तो जैसे जिसका खंड ना किया जा सके उसको रूट शब्द कहेंगे। जैसे नाक शब्द है, उसको अगर हम को ना प्लस क करते हैं, खंड करते हैं, इसका कोई अर्थ है क्या? तो नहीं है अर्थ। इसी प्रकार जल में देखेंगे ज और ल अलग करने से कोई भी अर्थ नहीं निकले तो इसको क्या बोलते हैं, इसको मूल या इसको अयौगिक शब्द भी कहते हैं, रूट शब्द को, ठीक है। फिर यौगिक शब्द में पाठशाला, पाठ और शाला, ठीक है। पाठ और शाला में दो या दो से अधिक सार्थक शब्द के खंडों का योग किया जाता हो। फिर हम देखेंगे योग रूट शब्द, इसमें इसका कहाँ यूज करते हैं, इसका सबसे अधिक प्रयोग करते हैं हम लोग बहुब्रीहि समास के। सभी उदाहरण जो है वो योग रूट शब्द के ही होते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बहुब्रीहि समास जो है उसके जो शब्द हैं वे कौन से शब्द होते हैं, वे योग रूट शब्द के ही सारे शब्द होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि यौगिक का क्या शाब्दिक अर्थ हुआ, योग हुआ। ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते ही हैं लेकिन एक विशेष अर्थ जो है वो रूट हो जाता है, वो योग रूट शब्द कहलाता है। अगर हम बोलते हैं लंबोदर, तो लंबोदर का क्या अर्थ हुआ कि लंबे उदर यानी लंबे पेट वाला। इस प्रकार लंबे उदर वाले जितने भी जीव हैं क्या वो लंबोदर हैं। लेकिन लंबोदर शब्द का प्रयोग किसके लिए करते हैं? गणेश जी के लिए करते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार यहाँ पर इसको याद रखेंगे कि बहुब्रीहि समास के जितने भी उदाहरण है वो योग रूट शब्द के ही उदाहरण होते हैं, ठीक है। फिर देखेंगे अर्थ के आधार पर एकार्थी शब्द गंगा, पटना, जर्मन, ये सब क्या सब जिसका प्रयोग केवल एक ही अर्थ में होता हो उसे एकार्थी शब्द कहेंगे। अनेकार्थी शब्द हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे शब्द जिनका प्रयोग एक से अधिक अर्थ में होता हो, जैसे अंक का गिनती भी होगा, अंक का गिनती, भाग्य, नाटक, इस प्रकार। फिर काल का वो क्या होगा, समय, शत्रु, अकाल, अवसर, इस प्रकार। इसके बाद विपरीतार्थक शब्द देखेंगे अर्थ के आधार पर। तो इसका क्या मतलब हुआ, उल्टा या विपरीत शब्द, जैसे आदि का अंत, सुख का दुख, अकाल का सुकाल। हम लोग क्या इसमें देखेंगे कि जब इसको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे तो इसमें पिछले 15 सालों में जितने भी महत्वपूर्ण विपरीतार्थक शब्द, समानार्थी शब्द यूपीपीसीएस में पूछे गए हैं उन सभी को अच्छे से समझेंगे इसमें और जानेंगे कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें, ठीक है। फिर इसके बाद प्रयोग के आधार पर जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। फिर क्या दिया गया है सिलेबस में, वाक्य रचना। वाक्य रचना क्या है इसको समझेंगे। तो वाक्य का क्या अर्थ हुआ कि सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित रूप जिसमें एक पूर्ण अर्थ की प्राप्ति होती हो या पूर्ण अर्थ निकलता हो उसको वाक्य कहेंगे। वाक्य के तथ्य कौन कौन से होते हैं, इसमें सार्थकता देखते हैं। तो इसमें एक उदाहरण में देखेंगे कि राम रोटी पीता है, तो ये सार्थक शब्द है, ये तो नहीं है। तो इसका सही सार्थक क्या होगा कि राम रोटी खाता है, ठीक है। फिर वाक्य में क्या होना चाहिए, तो क्रम होना चाहिए सही सही, उसका पदक्रम सही होना चाहिए। जैसे नाव में नदी है, इस वाक्य में क्या देखते हैं कि सभी शब्द सार्थक हैं, फिर भी पदक्रम के अभाव में वाक्य जो है वो गलत है। सही पदक्रम करने पर नदी में नाव जो है वाक्य ये सही हो जाएगा या शुद्ध हो जाएगा। फिर देखेंगे, फिर इसमें देखते हैं योग्यता होनी चाहिए। जैसे हिरन उड़ता है, तो यहाँ पर हिरन और उड़ने की परस्पर योग्यता जो है वो नहीं है, क्योंकि यह वाक्य क्या है, ये अशुद्ध वाक्य है। यहाँ पर उड़ता के जगह पे क्या करेंगे, लिखेंगे दौड़ता या चलता लिखेंगे, तो ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा। फिर देखेंगे आकांक्षा। आकांक्षा का क्या अर्थ हुआ, जैसे कि खाना खाता है, तो इस वाक्य में क्रिया के को कर्ता को जानने की जिज्ञासा होगी ना कि इसमें क्या खाना खाता है या कौन खाना खाता है, ये जानने की जिज्ञासा है। तो यहाँ पे वाक्य क्या होगा कि रोहन खाना खाता है, इस प्रकार ये पूर्ण वाक्य हो जाएगा। फिर हम देखेंगे निकटता होनी चाहिए वाक्य में। जैसे अगर हम वाक्यों को लिखते और बोलते समय उसमें समीपता या निकटता बहुत ही आवश्यक है।
फिर हम देखेंगे वाक्यों में अन्वय हो, यानी अन्वय का मतलब क्या हुआ, शब्दों के मेल से। जैसे कि नेताजी का लड़का का हाथ में बंदूक था, ये वाक्य सुनने में कैसा लग रहा है, तो इसमें भाव तो स्पष्ट है लेकिन व्याकरणिक सामंजस्य जो है वो नहीं है इसमें। इस प्रकार यह वाक्य जो है अशुद्ध है। इसको अगर हम ऐसे कहें कि नेताजी के लड़के के हाथ में बंदूक थी, तो यहाँ पर ये वाक्य है, ये क्या हो जाएगा, ये व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध वाक्य हो जाएगा। फिर हम देखेंगे, फिर वाक्य में क्या देखते हैं, वाक्य के अंग, तो उसके अंग हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, कौन कौन से, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य को हम लोग कैसे समझेंगे, उदाहरण समझते हैं। जैसे राम खेलता है, रेणु का भाई अनुभव बहुत तेज दौड़ता है, तो राम और रेणु का भाई अनुभव जो है कि इसके विषय में बतलाया गया है कि दोनों जो है ये जो है यहाँ पर ये उद्देश्य के रूप में प्रयुक्त हुए हैं, तो ये दोनों यहाँ पर करता है। ठीक है, विधेय में क्या होता है, विधेय में उद्देश्य के विषय में कुछ कहा जाए। जैसे बच्चे फल खाते हैं, तो फल खाते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ बच्चे जो है के विषय में कहा जा रहा है, तो इस प्रकार यहाँ पे ये विधेय हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद वाक्य में क्या पढ़ते हैं हम, वाक्य में इसका वर्गीकरण किस प्रकार से हुआ है, तो रचना के आधार पर सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। तो सरल वाक्य को कैसे पहचानेंगे, मिश्र वाक्य को कैसे पहचानेंगे, मिश्र वाक्य से सरल वाक्य में कैसे बदलेंगे, ये सब समझते हैं इसमें। ठीक है, तो इसको पहले यहाँ पे एक उदाहरण समझेंगे। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण है, सूर्योदय होने पर कुहासा जाता रहा। ये क्या है यहाँ पे, ये यहाँ पे सरल वाक्य है। सरल वाक्य कैसे है, तो उद्देश्य क्या है कि सूर्योदय, और विधेय क्या यहाँ पे है, होने पर कुहासा जाता रहा, तो ये सरल वाक्य में ये है, हो गया ये। इसको मिश्र वाक्य में कैसे बनाएंगे, जैसे ही सूर्योदय हुआ वैसे ही कुहासा जाता रहा, तो यहाँ पे क्या हो गया, प्रधान उपवाक्य और इसमें जो है एक आश्रित उपवाक्य आ गया कि जैसे ही सूर्योदय हुआ वैसे ही कुहासा जाता रहा। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे हम लोग इसमें, फिर हम संयुक्त वाक्य का भी उदाहरण इसी में देखते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो कि इसका कैसे लिखेंगे कि सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, तो यहाँ पर सरल वाक्य है दोनों, कौन कौन सा, तो इसमें कुहासा हुआ, सॉरी सूर्योदय हुआ कुहासा जाता रहा, तो यहाँ पे और आ गया। तो संयुक्त वाक्य के कुछ कुछ नियम होते हैं, जैसे और, एवं, तथा, या, अथवा, फिर भी, ये सब जहां पर भी रहे समझिए वहां पर वो संयुक्त वाक्य है। ठीक है, इसमें इसको डिटेल समझते हैं। फिर अर्थ के आधार पर देखते हैं विधिवाचक यानी विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, विषयाधिवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य किसे कहते हैं, संकेतवाचक वाक्य किसे कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य क्या है, इसमें हम लोग वाक्य के अंतर्गत पढ़ते हैं। फिर हम समझेंगे उपवाक्य क्या है। उपवाक्य मतलब जिन क्रियायुक्त पदों से जहां पर किसका भाव हो, आंशिक भाव व्यक्त हो, उसे उपवाक्य कहेंगे। ठीक है, तो उपवाक्य का एक उदाहरण देख सकते हैं कि किस प्रकार से, कि जैसे आश्रित उपवाक्य, यदि सोहन आए तो मैं उसके साथ चलूं, इस प्रकार से हम लोग उपवाक्य के विषय में भी विस्तार समझेंगे। ठीक है, इसके बाद आपके सिलेबस में क्या दिया गया है, संधि। तो संधि का क्या अर्थ हुआ, जब दो वर्णों का मेल होता हो। संधि का शाब्दिक अर्थ ही होता है मेल, जहां पर दो समीपवर्ती वर्णों और ध्वनियों के संयोग से होने वाले परिवर्तन और विकार को संधि कह सकते हैं। तो संधि करते समय कभी कभी एक अक्षर में, कभी कभी दोनों अक्षरों में परिवर्तन होता है। संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण का मेल होता है। इसको समझिए ध्यान से, उदाहरण से कैसे समझेंगे कि सुर प्लस इंद्र, सुरेंद्र हुआ। यहाँ पे क्या हो रहा है, अंतिम वर्ण क्या है, सुर है, र है, र में क्या है, अ का उच्चारण हो रहा है, अ प्लस क्या हो रहा है यहाँ पे, अ प्लस ई हो गया, अ प्लस ई बन गए, ए बन गया, तो सुरेंद्र बन गया। ठीक है, फिर विद्या प्लस आलय, विद्यालय। तो संधि के नियमों के द्वारा बनाए गए नियमों और शब्दों को फिर से मूल मतलब प्रारंभिक अवस्था में ले जाने को संधि विच्छेद कहते हैं। ठीक है, नयन में लिखेंगे तो नयन में क्या लिखेंगे, नय जोड़ अयन, नयन। ठीक है, तो संधि वही होती है जहां पर ध्वनियों और वर्णों के मेल के फलस्वरूप उसमें परिवर्तन हो। ध्वनियों के पास पास होने पर यदि उनमें
परिवर्तन ना हो तो उसे संधि नहीं बल्कि संयोग कहेंगे। जैसे एक उदाहरण में समझेंगे, कालातीत, काल प्लस अतीत यहाँ पे संधि है, लेकिन काल योग, काल प्लस योग में यहाँ पे क्या हो रहा है, ये संधि नहीं, यहाँ पे संयोग है। ठीक है, इसी प्रकार समझेंगे संधि के प्रकार कौन कौन से हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि। स्वर संधि में किस प्रकार से अ प्लस अ जुड़ने से क्या होता है, आ बनता है। ठीक है, पुष्प प्लस अवली, पुष्पावली बन गया। फिर हिम जोड़ आलय, हिमालय, हिम अ प्लस आ जुड़ गया, हिमालय बन गया। ठीक है, आ प्लस आ जुड़ने से विद्या प्लस आलय, विद्यालय हो गया। फिर इसी प्रकार देखते हैं हम लोग, इसमें ई और ई मिलने से क्या होता है, नदी प्लस मिलने से नदीश बन गया, नदी प्लस ईश तो नदीश बन गया। तो इसी प्रकार देखेंगे ये सब संधि, स्वर संधि जो है, स्वर संधि के अंतर्गत ये सब दीर्घ संधि के उदाहरण हैं। फिर गुण संधि में देखेंगे, गुण संधि में अ प्लस ई जुड़ने से ए बन जाता है, उप जोड़ इंद्र उपेंद्र बन जाता है। इसके जो नियम होते हैं उस नियम को समझते हैं। ठीक है, तो रमा जोड़ इस रमेश हो जाएगा। ठीक है, तो फिर हम देखेंगे, फिर इसमें हम लोग देखते हैं महोत्सव में क्या हो रहा है, महाजोर उत्सव। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आ प्लस उ जुड़ रहा है, आ प्लस उ जुड़ने से क्या बन जा रहा है, औ बन जा रहा है, महोत्सव बन जा रहा है। ठीक है, फिर हम देखेंगे, फिर हम लोग महर्षि, महर्षि में क्या हो रहा है, महाजोर ऋषि। तो महा में क्या हो रहा है, आ, और ऋषि में री, आ प्लस री मगर और क्या बन जा रहा है, अर बन जा रहा है, तो महर्षि बन गया। फिर वृद्धि संधि में देखेंगे, वृद्धि संधि में क्या देखते हैं कि सदैव। ठीक है, सदैव का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, सदा जोड़ एव। तो सदा में क्या हो रहा है, आ प्लस ए, तो आ प्लस ए क्या हो जा रहा है, आय बन जा रहा है, सदैव बन गया। ठीक है, फिर देखते हैं हम लोग इसमें कुछ और भी उदाहरण हैं। दंतोष्ठ, क्या हो रहा है, दंत प्लस ओष्ठ, दंतोष्ठ। अ प्लस ओ, औ हो जा रहा है, औ का उच्चारण हो जा रहा है। ठीक, फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं यण संधि में, यण संधि में क्या देखते हैं, अत्यधिक, अत्यधिक का संधि विच्छेद करते हैं तो अति प्लस अधिक, अति प्लस अधिक में क्या हो रहा है, ई प्लस अ क्या बन जा रहा है, य बन जा रहा है, अत्यधिक। ठीक है, फिर इत्यादि, ई प्लस आ क्या, या बन जा रहा है, इत्यादि बन जा रहा है। फिर हम देखते हैं हम लोग इसमें, फिर प्रत्येक, प्रत्येक में क्या बन जा रहा है, प्रति प्लस एक। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ई प्लस ए, ये बन जा रहा है, ये प्रत्येक। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, फिर देखते हैं हम लोग अयादि संधि। अयादि संधि में किस प्रकार से उदाहरण देखते हैं, तो नयन, तो ए प्लस आ हो जा रहा है, नयन। विधायक, विधायक का संधि विच्छेद करेंगे तो विधेय जोड़ अक, यहाँ पे क्या हो रहा है, ए जोड़ अ मिलकर क्या बन रहा है, आ, आय बन रहा है, आय, विधायक। ठीक है, फिर इसके बाद देखेंगे नायिका का क्या संधि विच्छेद होगा, नए जोड़ इका, तो यहाँ पे क्या जुड़ रहा है, ए प्लस ई, आई बन जा रहा है, तो नायिका हो जा रहा है। ठीक है, मुंह से उच्चारण कीजिए तब समझ में आएगा कि मुंह से उच्चारण करने पर आई का उच्चारण हो रहा है, तो यहाँ पे नायिका हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे भावुक, भावुक, तो इसका क्या संधि विच्छेद होगा, तो भौ जोड़ उक, यहाँ पे क्या हो रहा है, औ प्लस उ, आउ बन जा रहा है ना, भावुक हो जा रहा है। ठीक है, फिर हम देखेंगे व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि में हम लोग क्या देखते हैं, दिक जोड़ गज, दिग्गज। यहाँ पे क्या है हो रहा है, क हलंत और ग मिलकर के आधा ग और पूरा ग हो जा रहा है। ठीक है, फिर हम देखेंगे क का ग हो जाना, दिक जोड़ अंबर, दिगंबर। च का ज हो जाना, इसमें देखते हैं तो अजंत, अच जोड़ अंत, अजंत। ठीक है, फिर हम देखते हैं हम लोग इसमें क का ड हो जाना, क का ड होना मतलब जैसे षडानन, षडानन का संधि विच्छेद करेंगे तो सठ जोड़ आनंद, षडानन। तो फिर त का द हो जाना, सदाचार। त का द कैसे, सत्य जो त हलंत है तो त आधा यहाँ पे, तो यहाँ पे सत्य प्लस आचार, यहाँ पर त का द हो गया तो सदाचार बन गया। फिर हम लोग देखेंगे हम लोग क्या, कि वांग्मय, वांग्मय का संधि विच्छेद करेंगे तो वांग्मय, वाक जोड़ मय, वाक क में हलंत, वाक का मतलब भाषा होता है। ठीक है, वाक क का अंगा हो जाना हो रहा है यहाँ पे, तो वांग्मय हो जाएगा। ठीक है, फिर हम देखते हैं
अ का न हो जाना, त का न, तो त का न सत जोड़ मार्ग, सन्मार्ग। ठीक है, तो इस प्रकार व्यंजन संधि के अंतर्गत जितने भी नियम दिए गए हैं इस नियम को समझते हैं। म संबंधी नियम, त संबंधी नियम, फिर स संबंधी नियम जो है, अभी जो शेक बने अभिषेक बन जाएगा है, वी जोड़ सम बने से विषम बन जाता है। ठीक है, फिर न संबंधी नियम भी समझेंगे, जैसे भूषण, भूष जोड़ अन, भूषण हो गया। रामायण, राम जोड़ अयन, रामायण बन गया। ठीक है, फिर इसके बाद विसर्ग संधि, तो मैं क्या समझेंगे इसमें कि किस प्रकार से देखते हैं इसमें विसर्ग क्या हुआ। विसर्ग मतलब उसका उच्चारण कैसे करते हैं, ह से उच्चारण करते हैं। निह जोड़ शंख, निशंक, निह जोड़ शब्द, निशब्द। ठीक है, फिर निह जोड़ तार, निस्तार। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे विसर्ग संधि को भी समझेंगे। निह जोड़ पाप, निष्पाप। ठीक है, साथ ही क्या समझेंगे, विसर्ग का लोप हो जाना, निह जोड़ रव, नीरव, निह जोड़ रोग, निरोग, निरोग। ठीक है, प्रातः जोड़ काल, यहाँ पे क्या हो रहा है, विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। कैसे, प्रातः जोड़ काल, तो यहाँ पे क्या हो गया, प्रातः काल। अंतः जोड़ करण, अंतःकरण। तो इस प्रकार से हम लोग इसके कितने भी नियम हैं। फिर इसी प्रकार हिंदी के कुछ विशेष संधियां भी है, जब प्लस ही, जब ही, कब प्लस ही, कब, कभी। ठीक है, इस प्रकार से हम इसके भी कुछ नियम है उसको समझते हैं संधि के अंतर्गत। अब आपके सिलेबस में क्या दिया गया है, समास। तो समास का क्या अर्थ हुआ, तो समास शब्द जो है ये दो शब्दों के मेल से बना है। सम प्लस आस, सम का क्या अर्थ हुआ, संक्षिप्त, आस का अर्थ हुआ कथन, यानी संक्षिप्तीकरण करना। जब दो या दो से अधिक शब्दों के परस्पर संबंध के मेल से एक नए सार्थक शब्द का निर्माण हो उसे समास कहेंगे। समास विग्रह किसे कहेंगे, तो जहां पर सामासिक शब्दों के बीच के संबंधों को स्पष्ट करना होता हो उसे समास विग्रह कहते हैं। जैसे चरण कमल का विग्रह करते हैं तो क्या होगा, कमल के समान चरण, या नीलकंठ का विग्रह करते हैं तो नीला है जो कंठ, या नीला है कंठ जिसका। ठीक है, तो इसी प्रकार हम लोग देखेंगे समास के भेद या समास के प्रकार को देखते हैं। तो समास के मुख्य रूप से 4 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं, अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि तत्पुरुष समास जो है इसके अंतर्गत क्या कौन कौन समास है, कर्मधारय समास है और द्विगु समास है। ठीक है, तो इस प्रकार समास के 6 भेद हो गए हैं। तो अव्ययी भाव समास को समझेंगे हम लोग, जैसे जिसका यथास्थान, यहाँ पे क्या हो रहा है, यथास्थान, यहाँ पर पहला पद जो है यानी पूर्व पद इसको बोलते हैं। ठीक है, जिसमें प्रधान हो, यहाँ पर यथा जो है वो प्रधान है और स्थान उत्तर पद है, यहाँ पे यथास्थान। ठीक है, स्थान के अनुसार इसको बोलते हैं। प्रतिदिन, तो पूर्व पद की प्रधानता है प्रति और दिन। ठीक है, प्रत्येक दिन। तो इस भर पेट, पेट भर, भर क्या हो गया पूर्व पद और पेट क्या हो गया उत्तर पद। ठीक है, इसको विस्तार समझते हैं इसमें। फिर तत्पुरुष समास में जहां पर उत्तर पद प्रधान हो, जैसे इसमें उदाहरण में समझेंगे कि इसके भी कई रूप होते हैं, इसमें ध्यान दीजिएगा। इसमें हम लोग देखते हैं तत्पुरुष समास में कर्म तत्पुरुष समास में देखेंगे, कर्म का यहाँ पर किससे जुड़ रहा है, यहाँ पे कर्म यहाँ पे जुड़ रहा है, यहाँ पे हमारा कारक विभक्ति के साथ। कारक विभक्ति पढ़े हम लोग, कारक में कर्म, कर्ता ने कर्म को हम लोग पढ़े थे। तो कर्म को में क्या यहाँ उदाहरण देखते हैं कि मतदाता, इसका क्या अर्थ हुआ, मत को देने वाला, को विभक्ति का लोप हो जाना। ठीक है, तो यहाँ पर ये कर्म तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। तो ये सब सारे इसके भेद हैं। तो इसके बाद देखेंगे माखन चोर, माखन को चुराने वाला। ठीक है, तो कोई विभक्ति है, कर्म तत्पुरुष है यहाँ पे। फिर इसके बाद हम देखेंगे करण तत्पुरुष का उदाहरण क्या होगा, करण का क्या होगा, उसकी विभक्ति क्या है, से है। तो से क्या है, मुंह मांगा, मुंह से मांगा। ठीक है, फिर देखें शोकाकुल, शोक से आकुल। तो यहाँ पर मन चाहा, मन से चाहा। वाल्मीकि चरित, वाल्मीकि के द्वारा चरित। ठीक है, तो करण में से या के द्वारा इसकी विभक्ति है, तो इसका लोप हो जाना ही इसको यहाँ पे करेंगे, बोलेंगे करण तत्पुरुष समाज, है ना। सुरचित यानी सूरदास द्वारा रचित, सुरचित। फिर देखेंगे संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष का क्या कार्य विभक्ति है, के लिए। तो किसका यहाँ पे लोप हो जाता है, के लिए लोप हो जाएगा। जैसे हथकड़ी, हाथ में लगी कड़ी। प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला। रसोई घर, रसोई के लिए घर। तो यहाँ पर इसका लोप हो जाना। विद्यालय, विद्या के लिए आलय, विद्यालय।
अपादान तत्पुरुष में से विभक्ति है। से विभक्ति में किस देखेंगे तो उदाहरण देखते हैं, धनहीन, धन से हीन, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, पाप मुक्त, पाप से मुक्त। फिर संबंध तत्पुरुष में क्या देखेंगे तो संबंध में विभक्ति क्या है, का, की, के, इसका लोप हो जाना होता है। जैसे प्रेम सागर, प्रेम का सागर, दिनचर्या, दिन की चर्या, भारत रत्न, भारत का रत्न। ठीक है, इस प्रकार हम देखेंगे अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष में विभक्ति चिन्ह क्या है तो इसका है में, पर, है ना, तो इसमें इसका लोप हो जाना होगा। जैसे कि उदाहरण में गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। ठीक है, फिर ग्रामवास, ग्राम में वास। फिर उसके बाद देखते हैं हम लोग पर का उदाहरण देखेंगे। पर का पर्वतारोहण, पर्वत पर आरोहण। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आप बीती, आप पर बीती। ठीक है, ये सब हो गया अधिकरण तत्पुरुष के उदाहरण। तत्पुरुष समास के उपभेद भी हैं, उसको हम जब डिटेल से पढ़ेंगे तो जानेंगे। इसमें एक है नंज तत्पुरुष समास है, उत्पत्त उपपद तत्पुरुष और लुप्त पद तत्पुरुष इसमें है, और इसमें समझेंगे इसको। ठीक है, इसमें कई सारे उदाहरण भी दिए गए हैं। जैसे एक नंज तत्पुरुष का क्या उदाहरण है, नंज मतलब क्या होता है, ना, जैसे असभ्य यानी ना सभ्य। उत्पत्त तत्पुरुष में नव में विचरण करने वाला, नवचर। लुप्त पद में देखते हैं जहां पर किसी भी समास में कोई अकेला लुप्त ना हो, पूरे पद सहित ही लुप्त हो जाए। जैसे पवन चक्की, पवन में चलने वाली चक्की। ठीक है, इस प्रकार से युधिष्ठिर, ये अकुल तत्पुरुष है। कैसे, यहाँ पर जिस समास में पहले शब्द के बाद कारक चिन्ह किसी न किसी रूप में उपस्थित हो तो उसको बोलेंगे अलुक तत्पुरुष। ठीक है, इसके बाद हम लोग समझेंगे कर्मधारय समास में। इसमें क्या देखते हैं कि इसमें उत्तर पद प्रधान है, लेकिन इसमें क्या देखते हैं कि पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण विशेष्य के साथ उपमान और उपमेय का संबंध हो जाता हो। उदाहरण में देखेंगे इसको हम लोग, जैसे काली मिर्च। ठीक है, काली है जो मिर्च, महावीर, महान है जो वीर। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस समास के विग्रह करने पर दोनों पद उत्तर पद या पूर्व पद, इसके बीच क्या है, समान है जो, ये सब आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर श्वेतांबर, श्वेत है जो अंबर, लाल टोपी, लाल है जो टोपी। इस प्रकार से ये कर्मधारय समास कहेंगे। तो कर्मधारय समास में हम लोग सबसे पहले देखेंगे ये जो हम समझे जितने सारे उदाहरण, इसमें विशेषण और विशेष समझे। जैसे विशेषण में देखेंगे महापुरुष, महान है जो पुरुष। ठीक है, विशेष हो गया उसका। उपमान और उपमेय में क्या देखें हो रहा है इसमें यहाँ पे। फिर चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख। ठीक, फिर इस प्रकार समझेंगे द्विगु समास। द्विगु मतलब जहां पर उत्तर पद प्रधान हो और साथ ही पूर्व पद जो हो संख्यावाचक हो। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। सप्त मंजिल, 7 मंजिलों का समूह। ठीक है, सप्त सिंधु, 7 सागरों का समूह जो है। चौराहा, 4 राहों का समूह। त्रिलोक, 3 लोकों का समाहार। इस प्रकार हम लोग समझेंगे द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास में क्या देखते हैं हम लोग, जहां पर योजक चिन्ह हो। जैसे माता पिता के बीच में डैश का चिन्ह हो, राम कृष्ण भाई बहन के बीच में डैश, पापड़ पुण्य में डैश देते हैं। ठीक है, उतार चढ़ाव में डैश देते हैं। तो द्वंद्व समास के भी भेद होते हैं, याद रखिएगा। इसमें है इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और वैकल्पिक द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व में भाई और बहन, यहाँ पे क्या हो रहा है, भाई बहन, ऐसे द्वंद्व समास जिसमें दोनों पद जो है वो और से जुड़े हुए होते हैं। भाई बहन में क्या हो रहा है, भाई और बहन है ना। समाहार द्वंद्व में क्या देखते हैं, जहां पर शाब्दिक अर्थ क्या हो गया, समिष्ट या समूह होना। जैसे द्वंद्व समास के दोनों पद और समुच्चय बोध से, ठीक है, और या समुच्चय बोध से जुड़े हों। जैसे दाल रोटी, भोजन के सभी पदार्थ के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। तो वैकल्पिक द्वंद्व में क्या हो गया, जिन द्वंद्व समास में 2 पदों के बीच या अथवा ये सब आए, जैसे दिन रात या दिन या रात, है ना, पाप पुण्य, पाप या पुण्य। ठीक है, इसी प्रकार समझेंगे बहुब्रीहि समास को। हम पहले भी हम समझे थे कि योग रूढ़ के जितने भी शब्द हैं वो बहुब्रीहि समास के शब्द हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि जहां पर उत्तर पद या प्रथम पद प्रधान ना हो, कोई तीसरा ही पद प्रधान हो जाए। जैसे महात्मा, महान है आत्मा जिसकी, यानी ऊंची आत्मा वाला। फिर हम देखेंगे एक और उदाहरण देखेंगे, नीलकंठ, नीला कंठ है जिनका, कौन है वो, शिव जी है वो। ठीक है, गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला, किसको बोलते हैं, श्री कृष्ण को बोलते हैं।
मुरलीधर, मुरली धारण करने वाला कृष्ण है। चतुर्मुख, 4 मुख हैं जिसके, कौन है? ब्रह्मा, ब्रह्मा जी, ठीक है। फिर इस दशानन, 10 है आनंद जिसके, रावण, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर समास को समझेंगे। साथ ही ये भी बहुत महत्वपूर्ण बातें देती हैं कि कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में क्या अंतर है, द्विगु और बहुब्रीहि समास में क्या अंतर है, द्विगु और कर्मधारय समास में क्या अंतर है, समास और संधि में क्या अंतर है, इसको भी हम लोग विस्तार से समझेंगे। हम लोग जैसे हम लोग समझेंगे कि समास और संधि में छोटा सा क्या अंतर है। समास और संधि जो है ये दोनों का अर्थ क्या है? मेल होता है। लेकिन संधि में वर्णों का मेल होता है और समास में शब्दों का मेल होता है। इसको उदाहरण से समझिए कि परीक्षा जो अर्थी, यहाँ पे परीक्षार्थी हो गया। कैसे? परीक्षा का अंतिम उच्चारण हो रहा है, कौन सा है? आ का उच्चारण हो रहा है। आ प्लस अर्थी में अ है, आ प्लस अ मिलके क्या हो गया? आ, परीक्षार्थी बन गया, ठीक है। यहाँ पर प्रतिदिन में क्या हो रहा है? प्रति प्लस दिन, यहाँ पे शब्द जुड़ रहा है आपस में, ठीक है, तो इसका मेल होता है। तो इसी प्रकार देखते हैं संधि में वर्णों के योग से वर्ण परिवर्तन भी होता है, जबकि समास में ऐसा नहीं होता है। समास का विग्रह होता है, जबकि संधि में 2 पदों के बीच विच्छेद होता है, ठीक है। इसके बाद सिलेबस में क्या दिया गया है? क्रिया, क्रिया यानी वर्ब, यानी जिन शब्दों से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए, जैसे पढ़ना, खाना, लिखना, ये सब क्रिया है। तो क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। धातु के आगे ना जोड़ने से क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है। जैसे पढ़ धातु में ना जोड़ेंगे तो क्या हो गया? पढ़ना बन गया। लिख धातु में ना जोड़ेंगे तो लिखना हो जाएगा। चल धातु में ना जोड़ते हैं तो चलना बन जाएगा, ठीक है। तो धातु के भी 2 रूप हैं, मूल धातु और यौगिक धातु। मूल धातु खा, पी, ये सब यौगिक में, जहां पर 2 संयुक्त धातुएं होती है इसमें मिक्स, ठीक है। तो प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद देखते हैं। सकर्मक क्रिया, जैसे अध्यापक ने लड़के को पीटा, तो यहाँ पर इस वाक्य में क्या देखते हैं? अध्यापक क्या है? करता है। किसके द्वारा क्या हो रहा है? इनके द्वारा पीटने के कार्य का फल किस पे हो रहा है? लड़के, यानी एक बालक पे पड़ रहा है। तो इस वाक्य को सकर्मक क्रिया कहेंगे। सकर्मक क्रिया के भी 2 प्रकार होते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया में ऐसी क्रियाएं जिसका एक ही कर्म हो, राजन आम खाता है। द्विकर्मक सकर्मक क्रिया क्या हो गया? सोहन ने गुरुजी को प्रणाम किया, तो यहाँ पे 2 कर्म है, गुरुजी है और प्रणाम भी है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे अकर्मक क्रिया क्या है। तो यानी यहाँ पे विद्यार्थी पढ़ता है। जिन क्रियाओं के कार्य का फल कर्ता में ही रहता हो उसे अकर्मक क्रिया कहेंगे। इसके बाद देखते हैं व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर क्रिया के भेद। इसके भी हैं मूल भेद। रूढ़ क्रिया, जो क्रिया मूल धातु से बनती हो, मूल क्रिया कहेंगे उसको। लिखना, हंसना, रोना, ये सभी क्रियाएं लिख, हंस और रो जो है ये सब धातुओं से बनी हुई है। यौगिक क्रिया किसे कहेंगे? वही शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? अनेक तत्वों के योग से बने हुए। तो यहाँ पर मूल क्रिया में प्रत्यय लगा करके कई क्रियाओं को संयुक्त करके और संज्ञा और सर्वनाम और विशेषण में प्रत्यय लगा करके क्या करते हैं? यहाँ पे बनाई जाती है इसमें। जैसे बताना नाम धातु क्रिया है, हंसाना भी नाम धातु क्रिया है, पढ़ाना प्रेरणार्थक क्रिया है, ठीक है। यौगिक क्रियाओं के भी भेद है ये सब, ठीक है। नाम धातु, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, संयुक्त कालिक क्रिया। नाम धातु क्रिया का क्या अर्थ हुआ? ऐसी धातु जिसका निर्माण संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से होता हो। संज्ञा से बात से बतियाना, विशेषण में देखते हैं गर्म से गरमाना, ठीक है। इसी प्रकार देखते हैं हम लोग प्रेरणार्थक क्रिया देखेंगे। तो प्रेरणार्थक क्रिया में क्या देखते हैं कि इसमें कि रोहन राधा से खाना पकवाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पर पहला कर्ता कौन है? रोहन। दूसरा कर्ता कौन है? राधा। तो यहाँ पर राधा खाना पका रही है, लेकिन उसे कार्य करने की प्रेरणा किससे मिल रही है? रोहन से मिल रही है। तो कर्ता दूसरे कर्ता को प्रेरित करता है कि उसे प्रेरक करता या और जिसे प्रेरित किया जाता है उसे प्रेरित करता कहते हैं। तो इसी को बोलते हैं प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। तो प्रेरणार्थक क्रिया में हम लोग देखते हैं पढ़ना का क्या होगा? पढ़वाना। चलना का चलवाना होगा, ठीक है। जीतना का जितवाना होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया मतलब ये नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, पूर्वकाल यानी पहले में जो क्रिया हो जाए उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। राम के दादाजी खाना खा करके घूमने गए। यहाँ पे क्या हो रहा है? पूर्वकालिक क्रिया हो रहा है,
खाना खा करके घूमने के लिए गए। फिर अनुकरणात्मक क्रिया कौन सी है? जहाँ पर किसी वास्तविक या कल्पित ध्वनि के अनुकरण से बनने वाली क्रियाओं को कहते हैं इसको। जैसे खटखट से खटखटाना, भन-भन से भन-भनाना, ये सब जो हुआ ये सब अनुकरणात्मक क्रिया होती है। फिर अर्थ की दृष्टि से क्रिया के कौन कौन से भेद हैं? तो आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया, ठीक है। आरंभ बोधक मतलब वह नाचने लगी, राम खेलने लगा, है ना, इस प्रकार से इसके उदाहरण हैं। फिर देखेंगे समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया। समाप्ति बोधक मतलब जो काम हो चुका हो, राम ने पुस्तक पढ़ ली। अवकाश बोधक मतलब संयुक्त क्रिया, वह बहुत मुश्किल से सो पाया। अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया, मुझे सोने दो, ठीक है। नित्याबोधक संयुक्त क्रिया क्या है? नदी बह रही है। आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया क्या है? मुझे यह काम करना पड़ता है, तुम्हें यह काम करना चाहिए, ठीक है। इसके कई सारे उदाहरण हैं, इसमें इसके 11 भेद हैं, ठीक है। अभ्यास बोधक, शक्ति बोधक, इस प्रकार से इसको डिटेल से हम लोग समझते हैं। इसमें साथ ही क्रियाओं के अन्य भेद हैं, जैसे सहायक क्रिया, क्रियार्थक क्रिया जो है। सहायक क्रिया में मैं घर जाता हूँ, तो इसमें जाना मुख्य क्रिया है और हूँ क्या है? सहायक क्रिया है, याद रखिएगा इसको। तो जाना मुख्य क्रिया है, ठीक है, और हूँ यहाँ पे सहायक क्रिया है, ठीक। और क्रियार्थक क्रिया क्या है? कि क्रियार्थक क्रिया का मतलब वह खेलने मैदान गया, तो खेलने क्रियार्थक क्रिया यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद क्या दिया गया है सिलेबस में? अनेकार्थी शब्द। तो हिंदी के प्रमुख अनेकार्थी शब्द और उसके उदाहरण के को भी पढ़ समझेंगे इसमें। तो अनेकार्थ शब्द का क्या अर्थ हुआ? तो हिंदी साहित्य में अनेकार्थी शब्द का प्रयोग जो है वो अधिकतर काव्य में हम लोग देखते हैं। काव्य के रसास्वादन के लिए इसका ज्ञान कहा जाता है, वो बहुत ही आवश्यक है। इन्हीं शब्द के द्वारा कवियों ने यमक और श्लेष अलंकारों का भरपूर प्रयोग किए हैं। तो अनेकार्थ शब्द का क्या अर्थ हुआ? अनेक अर्थ वाला, अर्थात जिन शब्दों से एक से अधिक अर्थ का बोध होता हो उसे अनेकार्थी शब्द कहेंगे, ठीक। जैसे इसमें अंक में गिनती के अंक, भाग, फिर इसमें देखते हैं रूप, नाटक का अध्याय, ये सब। फिर हम देखते हैं कुछ और भी उदाहरण हैं। अक्षर, अक्षर, वर्ण, ईश्वर, आत्मा, स्थिर, शिव, विष्णु को भी अक्षर बोलते हैं, अविनाशी। इसी प्रकार देखते हैं हम लोग अंतर, अंतर मतलब फर्क, यानी भीतर, समय, व्यवधान। फिर इसके बाद देखते हैं कई सारे अनेकार्थी शब्द होते हैं जिसको हम लोग समझ सकते हैं इसमें। फिर निशाचर को क्या 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 बोलते हैं? तो राक्षस, चोर, उल्लू, सियार, ये रक्त का क्या होगा? खून, केसर, लाल, ठीक है। फिर इसके बाद आपके सिलेबस में क्या दिया गया है? विलोम शब्द। विलोम शब्द का मतलब क्या हुआ? कि भाषा में भावों और विचारों की स्पष्टता के लिए विलोम शब्द का ज्ञान जरूरी कहा जाता है। विलोम शब्द का क्या अर्थ हुआ? उल्टा या विपरीत, यानी किसी शब्द का उल्टा अर्थ व्यक्त करने वाला शब्द विलोमार्थक शब्द या विलोम शब्द कहलाता है। साथ ही हम एक चीज और भी जानेंगे कि विलोम शब्द जो है इसको और क्या कहते हैं? इसको प्रतिलोमार्थक या विपर्ययवाची भी कहते हैं, इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद हम देते हैं विपरीतार्थक यानी विलोम शब्द। एक ही बात है, तो कुछ उपसर्ग जोड़ करके कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे इसमें देखेंगे यश में बनाएंगे तो अपयश, मान में अपमान, जय में पराजय। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? उपसर्ग जुड़ करके किस प्रकार से शब्द बनाए जाते हैं उसको देखते हैं। फिर उपसर्ग परिवर्तन के द्वारा कैसे देखते हैं? आदान तो प्रदान, संयोग तो वियोग, ठीक है, आयात निर्यात। फिर इसके बाद देखते हैं नंस द्वारा। नंस मतलब लौकिक है तो अलौकिक, क्षर है तो अक्षर, सभ्य है तो असभ्य, ठीक है। इसी प्रकार देखेंगे लिंग परिवर्तन के द्वारा, तो बेटा है तो बेटी, भाई है तो बहन, माता पिता, इस प्रकार से देखते हैं। इसके बाद सिलेबस में क्या दिया गया है? पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या है? कौन कौन से प्रमुख पर्यायवाची शब्द हैं? पर्यायवाची शब्द का प्रयोग क्यों किया जाता है? और यूपी पीसीएस में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द हैं, उसको भी समझेंगे इसमें। तो पर्यायवाची शब्द जो है वो किसको कहते हैं? तो किसी भी भाषा की सबलता को दर्शाते हैं। जिस भाषा में जितने अधिक पर्यायवाची शब्द होंगे वह उतनी ही सबल और सशक्त भाषा होती है। इस दृष्टि से संस्कृत सर्वाधिक संपन्न भाषा है और भाषा में पर्यायवाची शब्द के प्रयोग से पूर्ण अभिव्यक्ति की क्षमता जो है वो आ जाती है। तो इसमें हम लोग पर्याय का क्या अर्थ हुआ? समान अर्थ हुआ। तो पर्यायवाची शब्द से क्या मतलब हुआ? कि समान अर्थ वाले शब्द, अर्थ में लगभग समानता रखने वाले शब्द जो होते हैं
उसे पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है, इसमें कुछ कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द में देखते हैं, जैसे अग्नि में देखते हैं पर्यायवाची शब्द कौन कौन से, आग है, अनल, पावक। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं कुछ दहन, अरुण, ज्वाला, ये सब अग्नि का ही है। फिर अचानक का पर्यायवाची शब्द अकस्मात, अनायास, एकाएक। अश्व का क्या होगा, तुरंग, घोड़ा, है, घोटक। इस प्रकार अवरोध का रुकावट, विघ्न, व्यवधान। इसके बाद देखते हैं हम लोग अतीत का पूर्व काल, भूतकाल, विगत, गत। इसी प्रकार देखेंगे हम लोग इशारा का संकेत, इंगित, निर्देश करना। इंद्रधनुष का क्या होगा, सुरचाप, इंद्रधनु, सुखचाप। ये सब महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द हैं इसमें। ठीक है, फिर आभूषण का गहना, विभूषण, भूषण, अलंकार, जेवर। आवश्यक का अनिवार्य, जरूरी, बाधिकार। फिर आकाश का क्या होगा, नभ, अंबर, व्योम, गगन, ये सब। ठीक, इसके बाद आपके पाठ्यक्रम में क्या है, मुहावरे एवं लोकोक्तियां। तो मुहावरा शब्द क्या है, ये अरबी भाषा से लिया गया है, जिसका क्या अर्थ होता है, अभ्यास होना या उत्तर देना। तो इस प्रकार क्या कह सकते हैं कि मुहावरा शब्द जो है वो अपने आप में ही स्वयं मुहावरा है, क्योंकि यह अपने सामान्य अर्थ को छोड़ करके ये असामान्य अर्थ प्रकट करता है। इस प्रकार क्या बोलते हैं कि वाक्यांश शब्द से क्या स्पष्ट है कि मुहावरा जो है वो संक्षिप्त होता है, लेकिन इसमें क्या देखते हैं, संक्षिप्त रूप में ही किसी बड़े विचार को प्रकट भी करता है। तो मुहावरे भाषा की लाक्षणिकता का महत्वपूर्ण उदाहरण कह सकते हैं। इसमें क्या देखते हैं कि इसमें भाषा की समृद्धि और उसकी अभिव्यक्ति क्षमता जो है उसके विकास को देखा जा सकता है। तो यहाँ पे कई सारे मुहावरे दिए गए हैं हिंदी में, जैसे जैसे अंक में समेटना, गोद लेना। ठीक है, फिर अंकुश ना मारना, ना डरना, अंग लगाना, आलिंगन करना, अंग अंग ढीला होना, बहुत थक जाना। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि अंग के ही कितने सारे हैं, अंग का के अंग टूटना, थकावट से शरीर में दर्द हो जाना, अकल के पीछे लट लिए फिरना यानी मूर्खतापूर्ण कार्य करना। ठीक है, अपना उल्लू सीधा करना, स्वार्थ सिद्ध करना। तो इसी प्रकार देखते हैं उंगली उठाना, इशारा करना, कंधा देना यानी सहारा देना। ठीक है, फिर इसके बाद ओखली में सिर देना, जानबूझ करके मुसीबत में पड़ना। ठीक है, फिर इसके बाद हम देखते हैं औंधे मुंह गिरना यानी पराजित होना। फिर एक मुहावरा है एड़ियां घिसना, इसका क्या अर्थ हुआ, यानी सिफारिश के लिए चक्कर लगाना। फिर हम देखते हैं कौड़ी के मोल यानी व्यर्थ होकर के रह जाना। कूपमंडूक, इसका मतलब क्या हुआ, सीमित ज्ञान। फिर हम देखते हैं कई सारे महत्वपूर्ण मुहावरे हैं इसमें, कमर कसना, हानि या क्षति होना, कलई खुलना यानी भेद खुल जाना। फिर है इसके बाद है लोकोक्तियां। ठीक है, तो लोकोक्तियां का क्या अर्थ हुआ, लोक संसार में प्रचलित उक्ति या कहावतें होती है, या कहावतें जो है वो हिंदी भाषा का शब्द है, यानी कही हुई बातें। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि लोकोक्तियां या कहावत का जन्म जो है ये लोक द्वारा जन्म लिया गया है, यह किसी घटना पर आधारित होती है। लोकोक्तियां एक भाषा भाषियों की सांस्कृतिक विरासत कही जाती है, और इसका मुख्य गुण क्या होता है, ये सजीव होता है। अगर कोई पूछे कि आपसे मुहावरे और लोकोक्तियों में क्या अंतर है, तो इसको कैसे बोल सकते हैं आप, तो इसमें मुहावरा जो है वो एक वाक्यांश होता है, कहावत जो है वो एक वाक्य होता है। तो मुहावरे का स्वतंत्र रूप में प्रयोग नहीं होता है, लेकिन कहावत या लोकोक्तियां का प्रयोग जो है वो स्वतंत्र रूप में होता है। जैसे कुछ लोकोक्तियां को देखेंगे हम लोग, अंधों में कान्हा राजा यानी मूर्खों के बीच कुछ चतुर होना, अंधेर नगरी चौपट राजा अन्याय का बोलवाला, हम सब पढ़े होंगे कहानी, है ना। फिर इसके बाद किसी कहानी है अंधेर नगरी चौपट राजा, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की कहानी है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे अपना हाथ जगन्नाथ, स्वयं का काम स्वयं करना अच्छा होता है, अंत भला तो सब भला, परिणाम अच्छा हो जाए तो सब कुछ अच्छा माना जाता है ना। फिर आप पड़ोसन लड़े, बिना बात झगड़ा करना, आदमी पानी का बुलबुला है, मनुष्य जीवन जो है नाशवान है। तो इसी प्रकार देखते हैं कि एक आंख से रोवे एक आंख से हंसे, दिखावटी रोना करना। फिर इसके इस प्रकार की लोकोक्तियां जो है वो कुछ महत्वपूर्ण लोकोक्तियां। इसी प्रकार सिलेबस में क्या दिया हुआ है, तत्सम, तद्भव एवं देशज शब्द, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, शब्द भेद की रचना में पढ़ चुके हैं, उत्पत्ति या शोध के आधार पर शब्द के जो भेद हैं,
इसमें देखते हैं तत्सम शब्द मतलब तत् प्लस सम, जिसका अर्थ क्या हुआ? समान अर्थ। समान अर्थ का संस्कृत के वे शब्द जो संस्कृत से आए हैं और संस्कृत की तरह ही यहाँ पर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कवि, आज्ञा, अग्नि, ये सब शब्द जो है ये संस्कृत के तत्सम शब्द हैं। तद्भव का क्या हुआ? तद प्लस भव, इसका अर्थ हुआ विकसित या उत्पन्न हुआ, जो संस्कृत से बाहर निकल के आया हो। तो संस्कृत से उत्पन्न शब्द, जैसे इसमें देखेंगे, इसमें अग्नि से हिंदी में आग हो गया है, जिह्वा से जीव हो गया है। फिर इसी प्रकार हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग देशज शब्द, इसमें हम लोग क्या देखते हैं, जिसमें जितना भी देशी शब्द है, कटोरी, डिबिया, खिचड़ी, ये सब भी हम पहले भी जान चुके हैं। इसी को विस्तार से इसमें पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद सिलेबस में क्या दिया गया है? वर्तनी। वर्तनी का क्या अर्थ हुआ? वर्तनी सभी भाषाओं का महत्वपूर्ण अंग है। किसी भी भाषा की समस्त ध्वनियों को सही प्रकार से उच्चारित करने के लिए ही वर्तनी की आवश्यकता होती है। इस प्रकार वर्तनी का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है भाषागत ध्वनियों के उच्चारण से। तो वर्तनी किसे कहेंगे? तो वर्तनी किसी भी शब्द के अक्षरों और मात्राओं सहित उच्चारित करने या लिखने के ढंग को वर्तनी कहेंगे। वर्तनी में हम देखते हैं तो उच्चारण और वर्तनी का इसमें घनिष्ठ संबंध देखते हैं। जो जैसा उच्चारण करता है वैसा ही लिखना भी चाहता है, इसलिए क्या जरूरी है कि शुद्ध वर्तनी के लिए शुद्ध उच्चारण भी आवश्यक है। तो शब्दों की वर्तनी में अशुद्धियां जो है वो दो प्रकार से होती है। पहला है वर्ण संबंधी, दूसरा है शब्द रचना संबंधी। वर्ण संबंधी अशुद्धियों में देखते हैं स्वर या मात्रा संबंधी अशुद्धियां होती है। फिर दूसरा व्यंजन संबंधी अशुद्धियां। स्वर और मात्रा संबंधी अशुद्धियां को है, इसको कैसे देखते हैं? तो यहाँ पे उदाहरण में देख सकते हैं, जैसे आधीन शब्द है, ये क्या है? अशुद्ध शब्द है, इसको लिखते हैं अधीन, अधिकारी नहीं अधिकारी। तो इसी प्रकार देखेंगे। फिर हम आहार को कई बार आहार, आहार शब्द जो है ये शुद्ध शब्द है, ठीक है। आकाश को आकाशी लिखेंगे, आकाश नहीं लिखते हैं, ठीक है। इसी प्रकार देखते हैं हम लोग आवश्यकता, देख सकते हैं कई सारे उदाहरण में लिखे हुए हैं। तो अ संबंधी अशुद्धियां, ई और ई संबंधी अशुद्धियां जो है, फिर जितने भी स्वर संबंध मात्रा संबंधी अशुद्धियां जो है, इसमें इसको हम लोग विस्तार से समझते हैं। फिर इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं? व्यंजन संबंधी अशुद्धियों में क्या देखते हैं? जैसे नकल है, नकल को कैसे शुद्ध रूप लिखेंगे? तो नकल, क के नीचे नुक्ता लगा देंगे, तो ये नकल शब्द जो है ये शुद्ध हो जाएगा। फिर इसके बाद देखेंगे हम लोग कर्ज, कर्ज में नुक्ता कहाँ लगेगा? तो यहाँ पे ज के नीचे लगेगा नुक्ता, तो कर्ज, ठीक है। सौगात में कहाँ नुक्ता लगेगा? सौगात, ग के नीचे नुक्ता लग जाएगा। इसके बाद क्या दिया गया है? अर्थबोध। अर्थबोध में शब्द, अर्थ और वाक्य के माध्यम से अर्थबोध को भी इसमें डिटेल समझेंगे। फिर क्या दिया गया है? हिंदी भाषा के प्रयोग में होने वाली अशुद्धियां। तो इसमें हम लोग किस प्रकार से अशुद्धियां हैं इसको देखेंगे। तो संज्ञा संबंधी अशुद्धियां जो है, इसमें एक उदाहरण देखिए कि चिड़िया मार पक्षी बेचता है, ये अशुद्ध वाक्य है, इसको कैसे लिखेंगे? तो चिड़ी मार पक्षी बेचता है, ठीक है। फिर देखते हैं सर्वनाम संबंधी में देखते हैं कि वह आगरे से है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वह आगरा से है, ये शुद्ध वाक्य हो गया। फिर लिंग संबंधी अशुद्धियों में देखेंगे तो कल विद्यालय बंद रहेगी, तो यहाँ पे क्या होगा? कल विद्यालय बंद रहेगा, ये शुद्ध वाक्य। कृष्ण और राधा मधुबन गई, नहीं, कृष्ण और राधा मधुबन गए, ये सब लिंग संबंधी अशुद्धियां हैं। फिर वचन संबंधी क्या क्या है? तो पिताजी आ रहा है, ऐसा नहीं होगा, क्या लिखेंगे? पिताजी आ रहे हैं। 5 किलो आलूओं के दाम 50 रुपए हैं, यहाँ पे कहाँ अशुद्ध है? 5 किलो आलू के दाम 50 रुपए हैं, ठीक है। फिर कारक संबंधी क्या अशुद्धियां हैं? जैसे आप अपनी साइकिल को भी लाए हैं, तो यहाँ पे क्या करें? आप अपनी साइकिल भी लाए हैं, को की आवश्यकता नहीं यहाँ पे, ठीक। फिर आपने यह काम करना है, तो यहाँ पे आपको यह काम करना है, ये शुद्ध वाक्य हो गया, है ना। फिर देखते हैं हम लोग इसमें विशेषण संबंधी अशुद्धियां देखते हैं, जैसे अधिकांश लोगों का यही हाल है, यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ पे शुद्ध वाक्य कैसे लिखेंगे? अधिकतर लोगों का यही हाल है। आकाश बहुत ऊंचा है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? आकाश बहुत विशाल है, ठीक है। फिर यह हमारा वाला घर है, तो यहाँ पे क्या गलती है? यह हमारा घर है। इस प्रकार ये विशेषण संबंधी अशुद्धियां हैं। फिर देखते हैं हम लोग क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियां, जैसे यह पुस्तक जो है विद्युतापूर्ण लिखी गई है, यह पुस्तक क्या लिखेंगे? विद्युतापूर्वक लिखी गई है, पूर्ण नहीं, पूर्वक लिखी गई है। फिर देखते हैं क्रिया संबंधी अशुद्धियां,
पुस्तक मेज पर डाल दो, यहाँ पे क्या होगा, पुस्तक मेज पर रख दो, है ना। तो इस प्रकार अव्यय संबंधी अशुद्धियां क्या है, यह पाप है कि पुण्य, तो यह पाप है या पुण्य, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं इसमें, शिक्षक ने छात्रों से कहा कि भारत उनका देश है, ये अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप क्या होगा, शिक्षक ने छात्रों से कहा कि भारत हमारा देश है। ठीक है, तो पदक्रम संबंधी अशुद्धियां होती है जो हम पहले भी समझ चुके हैं वाक्य की रचना में। तो मंत्री जी ने मुख्य अतिथि को एक फूलों की माला पहनाई, इसका शुद्ध रूप कैसे होगा, मंत्री जी ने मुख्य अतिथि को फूलों की एक माला पहनाई। ठीक है, इस प्रकार से देखते हैं हम लोग तो हिंदी भाषा के प्रयोग में होने वाली कई सारी अशुद्धियां जो है उसको विस्तार से समझेंगे इसमें। इसके बाद यूपीपीसीएस हिंदी साहित्य पाठ्यक्रम के अंतर्गत आपका लास्ट या अंतिम टॉपिक जो है वो क्या है, वो है उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियां। तो इसमें हम लोग विस्तार से क्या पढ़ेंगे कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत बोली जाने वाली प्रमुख कौन कौन सी बोलियां हैं और कौन कौन से क्षेत्र में ये बोली जाती है, इसको समझेंगे इसमें। और इसके अंतर्गत देखेंगे बुंदेली क्षेत्र में ब्रजभाषा, कन्नौजी बोली, खड़ी बोली में कौरवी, अवधी बोली, बघेली बोली, भोजपुरी, ये कहाँ कहाँ बोली जाती है, इसको इसमें पढ़ना होता है। ठीक है, इस प्रकार की खास जानकारियाँ हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।